हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पोइट्री में फर्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। उस पोएम के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेकर आया हूँ। पहले हम पोएम को पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो अगर आप से ये लाइन्स आपसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आती हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो ये जो पोएम है ये जो लाइन्स है ये हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम फायर एंड आइस से ली गई है, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट आएगा इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस विद हिम। तो इस लाइन्स में पोइट हमें एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बताता है जो उसके साथ हुआ है। एक्सप्लेनेशन करते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोइट एक्सप्लेन्स दैट ही वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। देखिए, हेमलॉक ट्री ऐसा होता है, इस पेड़ के नीचे यहाँ पे पोइट बैठा था और यहाँ पे कोई क्रो बैठा था। सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री थोड़ा सा बड़ा सारा पेड़ है जो उधर यूएस वगैरह में पाया जाता है। वेयर ही वॉज थिंकिंग समथिंग देन अ क्रो सेट ऑन अ पॉइजनस ट्री नेम्ड हेमलॉक। तो जब ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था और कुछ सोच रहा था, तब उस जहरीले पेड़ पर एक कौवा बैठा था एंड उसने क्या किया एंड शोवर्ड सम स्नो पार्टिकल्स विच वेक्स हिम अप। और वो कौवा जब हिला तो पेड़ के ऊपर बर्फ थी और वो बर्फ के कुछ टुकड़े जो थे वो इस कवि पर पड़े और कवि जाग गया। वेक्स हिम अप, जिससे कवि जाग गया। बोथ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर सिंबल्स ऑफ सैडनेस ऑफ द पोइट। दोनों जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है ये पोइट के सैडनेस का प्रतीक है, सिंबल है। एंड फॉलिंग ऑफ स्नो विच गिव्स हिम नेचुरल जॉय। और ये जो फॉलिंग ऑफ स्नो है, जो बर्फ का गिरना है, ये उसे नेचुरल जॉय, प्राकृतिक खुशियाँ देता है। क्रिटिकल नोट की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है बट इट हैज़ डीप मीनिंग। इसमें सिंबल्स हैं, जहाँ भी सिंबल होते हैं वहाँ पे डीप मीनिंग, गहरा मीनिंग है। फॉलिंग ऑफ स्नो गिव हिम सम जॉय टू डू वर्क विच ही वॉज फास्टिंग। अब देखिए, जो बर्फ़ के गिरने से उसको कुछ खुशी मिली तो वो कुछ काम करना चाहता था, क्योंकि वो वैसे वो वेस्ट कर रहा था, वो एक्चुअली तो वो सो रहा था, तभी तो उसको कौवे ने जगा दिया। द पोइट हैज़ यूज क्रो एंड हेमलॉक ट्री फॉर सिम्बल्स विच शोज दैट पोइट इज इन सैड मूड। अब देखिए, यहाँ पे पोइट ने कौन से सिंबल्स यूज किए हैं। उसने यूज किया है क्रो का और उसने यूज किया हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों किसके सिंबल है? सैडनेस के सिंबल हैं, यानी कि पोइट किस में है? सैड मूड में है। अब यहाँ पे इतना आप लिख के आते हो तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपके नंबर बिल्कुल बढ़िया से आएंगे। फिर आगे अगला है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे विच आई हैड डू। जब वही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो लाइन्स है ये हमारे 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई हैं। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। द पोइट सेज दैट द स्मॉल इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग स्नो पार्टिकल्स चेंज हिज मूड। जो ये कौवे के हिलने से जो बर्फ उसके ऊपर गिरी, इससे उसका मूड जो है वो चेंज हो गया एंड इट सेव हिज टाइम, और उसका टाइम बच गया। द पोइट टेल्स दैट हाउ अ सिंपल इंसिडेंट प्रूव्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक छोटी सी घटना है, पेड़ के नीचे बैठा है, ऊपर से कौवा आया, कौवा हिला और उसके ऊपर कुछ बर्फ गिरी। एक सिंपल सी घटना है, लेकिन ये घटना भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In this stanza, the poet explains that soon as the snow particles fall down upon him, जैसे उसके ऊपर वो बर्फ के कण गिरे, that changed his mood. Before it was he was wasting his energy and यहाँ पे वेस्ट आएगा, वेस्टिंग हिज एनर्जी एंड टाइम।
तो देखिए उससे पहले वो क्या कर रहा था, उससे पहले वो अपने एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा था। ही वॉज सिटिंग आइडल, वो बिल्कुल आलसी होकर बैठा था, कोई काम नहीं कर रहा था, निठल्ला बैठा था। बट फॉलिंग ऑफ स्नो चेंज हिज मूड, पर जैसे ही बर्फ गिरी उसका मूड चेंज हो गया। एंड मोटिवेट्स हिम टू वर्क, और उसको एक मोटिवेशन मिली, उसको एक प्रेरणा मिली कि चलो कुछ काम करते हैं। सच द डे विच ही हैड लॉस्ट डूइंग नथिंग, नाउ सम पार्ट ऑफ इट वाज सेव्ड, सो ही वाज हैप्पी नाउ। और उस दिन, जिस दिन वो कुछ नहीं कर रहा था, बिल्कुल आलसी पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया जिसके कारण वो खुश था। क्रिटिकल नोट की बात करें, एक सिंबॉलिक पोएम है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है बट इसके मीनिंग डीप हैं। फॉलिंग ऑफ स्नो से उसको कुछ जॉय मिलता है, जिससे कि वो कुछ काम करना चाहता है। एक्चुअली तो वो टाइम वेस्ट कर रहा होता है, पर बर्फ़ के गिरने से उसको कुछ खुशी मिलती है जिससे वो काम करना चाहता है। द पोइट हैज़ यूज्ड, उसने एक तो क्रो का और एक हैमलेट ट्री का सिंबल्स यूज़ किया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पोइट जो है वो सैड मूड में। तीन ही सिंबल है हमारे पास पोएम में, एक तो क्रो, हैमलॉक ट्री और दूसरा जो है वो बर्फ़ का गिरना, फॉलिंग ऑफ, ये इसमें आ जाते हैं। एक तो क्रो, एक हेमलॉक ट्री और एक डस्ट ऑफ स्नो, ये तीनों जो है सिंबल हैं इसके, और तीनों सिंबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पोएम में आपको तीनों सिंबल हमें बताने हैं। फिर क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स मूड, उस कौवे ने पोइट का मूड कैसे चेंज कर दिया। द पोइट वाज गोइंग समवेयर इन ए स्नोई मॉर्निंग, सुबह सुबह वो तो बर्फ वाली सुबह सुबह कहीं जा रहा था। ही वॉज अपसेट, बहुत अपसेट था। ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विथ स्नो डस्ट, सब पेड़ों के ऊपर बर्फ थी। ए क्रो सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री, ही शुक द ट्री इन सच ए वे दैट सम डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, और जो हैमलॉक ट्री पर बैठा हुआ कौवा था कुछ इस तरीके से हिला कि कुछ जो बर्फ है वो कवि के ऊपर गिर गई। दिस चेंज हिज मूड एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स, जिससे उसका मूड चेंज हो गया और वो हैप्पी और रिलैक्स हो गया। हाउ डज द पोइट रिएक्ट टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री, पोइट ने कैसे रिएक्ट किया क्रो और हेमलॉक ट्री से। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों जो है इनऑस्पिशियस हैं, उस वेस्टर्न कंट्रीज में इन्हें अशुभ माना जाता है, क्योंकि कौवा जो है वो तो आपको पता है ईविल का प्रतीक, और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ है। दे आर जनरली टेकन बैड ओमेन, जनरली उन्हें अपशगुन माना जाता है। बट द पोइट डिड नॉट टेक दैम इन नेगेटिव वे, पर पोइट ने उन्हें किसी नेगेटिव वे में नहीं लिया है, उसने कोई इनको नेगेटिव वे नहीं लिया है। दे सेव्ड हिज डे, बल्कि उन्होंने उसका दिन बचाया है। हिज नेगेटिव आउटलुक चेंज टू द पॉजिटिव वन, वो जो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहा था उसका जो नेगेटिव आउटलुक था वो चेंज होकर पॉजिटिव हो गया। हाउ हैज़ द पोइट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पोइट ने इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो में नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया है। पोइट हैज़ ऑब्जर्व एज ए पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम, इसने नेचर को एक पॉजिटिव मीडियम में लिया है, क्योंकि नेचर ने इसका दिन बनाया, ये जो टाइम वेस्ट कर रहा था वो टाइम को बचाया। द पोइट हैड बीन इन द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड इन द पोएम, देखिए दिखाया है कि पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी था, सोरो मतलब दुखी था, डिप्रेसिव था, बड़ा निराश था। बट देन द वे ए क्रो शुक स्नो डस्ट ऑफ इट चेंज हिज मूड, पर जैसे ही कौवे ने वो बर्फ़ गिराई वैसे ही इसका मूड चेंज हो गया। नेचर गेव हिम इंस्पायरेशन टू बिहेव इन ए पॉजिटिव मैनर, नेचर से इसको एक प्रेरणा मिली कि पॉजिटिव मैनर में काम करना है। वट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, क्रो और हेमलॉक कौन सी नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रो जो है वो एक ब्लैक हार्श वॉइस्ड बर्ड है, एक कर्कश आवाज वाला काला पक्षी है, और हेमलॉक है वो एक पॉइजनस बिटर फ्रूट वाला पेड़ है जिसके ऊपर जहरीले फल मिलते हैं लगते हैं। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों सुंदर नहीं है। दे रिप्रेजेंट द डार्क डिप्रेसिव सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, वो प्रकृति की डार्क डिप्रेसिव और सोरोफुल नेचर को दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पोइम कंप्लीट होती है। छोटी सी 10 मिनट की वीडियो है, अगर आपको और अच्छे से डिटेल करना हो तो आप मेरे ऐप में आइए, मैं आपको और अच्छे से करवा दूंगा। ऐप के लिए है इंग्लिश विद छगन अरोड़ा, आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।